छत्तीसगढ़ में अब चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि उनका चेहरा 2023 में कौन होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये सवाल दागा कि कांग्रेस बताए कि टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू या भूपेश बघेल किसके चेहरे को लेकर कांग्रेस 2023 के मैदान में उतरेगी। दरअसल पुरंदेश्वरी का ये बयान कांग्रेस के 50+ फॉर्मूले और यूथ को आगे बढ़ाने के मामले पर आया। आप तो कांग्रेस से भी पूछिए उनका चेहरा कौन है, भूपेश बघेल जी है, टीएस सिंहदेव जी है या ताम्रध्वज जी है। उनको भी जवाब देना है ना लोगों को, उनसे भी तो पूछिए। हमारा तो चेहरा होगा, हमारा समय में जो विकास हुआ है वही होगा। जैसे ही पुरंदेश्वरी का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस 2023 में उतरेगी। कांग्रेस की राजनीति में बहुत दिन तक पुरंदेश्वरी रही हैं, उनके अंदर में अब भी कांग्रेस है। पुरंदेश्वरी अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। कांग्रेस की राजनीति में बहुत दिन तक पुरंदेश्वरी जी रही हैं, उनके जिन्स में कांग्रेस है, इसलिए उनको खुद को समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। आदरणीय पुरंदेश्वरी जी से हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 साल बाकी हैं। उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। चुनाव के पहले ही चेहरे पर सियासत प्रदेश में जमकर हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी किसके चेहरे पर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ती है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है फेस पर फाइट। तो भले ही 2023 के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस पर सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस के 50+ वाले फॉर्मूले को लेकर यह सवाल पूछा है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने भी पुरंदेश्वरी को सलाह देने में कोई देर नहीं की। कुल मिलाकर प्रदेश में फेस पर फाइट शुरू हो गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, चेहरा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, तो क्या बीजेपी अपने ऊपर आने वाले प्रहार को सीधा उसने कांग्रेस की तरफ कर दिया है? और कांग्रेस से भी ये सवाल आज हम पूछेंगे कि आखिर 50+ का फॉर्मूला आप कैसे तय करेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। वहीं अमित चिमनानी जी, वो भी प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है सर आपका। और उचित शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं उचित शर्मा साहब आप ही से जानता हूं कि ये 50+ का फॉर्मूला, ऊपर से डी पुरंदेश्वरी का ये बयान, ये दोनों ही कुछ समय पहले 50+ का फॉर्मूला आया और कुछ दिनों बाद डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया। समय समय पर बतौर प्रभारी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं छत्तीसगढ़ में। जी, क्योंकि राजनीति अब शुरू हो गई, चुनाव आना करीब है, तो गर्माहट तो राजनीति में आई गई छत्तीसगढ़ की। ये इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप तो अब चलते रहते हैं, क्योंकि चुनाव काफी करीब आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे डी पुरंदेश्वरी जो है यहाँ की प्रभारी है, तो समय समय पे वो उनके बूस्टर डोज छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को लगते रहती है और इस तरीके कई बयान उनके आते रहते हैं। चूंकि राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगना जरूरी भी है, लेकिन ये जो इनके इंटरनल मामले, इसको भी फिलहाल समझ पाना या किसी तरीके से ये देख सके कि उन्होंने जो आज बयान दिया कि ताम्रध्वज साहू को धोखा दिया, टीएस बाबा को धोखा दिया, ये अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि डी पुरंदेश्वरी जब भी यहाँ पे बूस्टर डोज लगाने आती है तो ये उनके निचले स्तर तक उनका पूरा मैसेज नहीं हो पाता। नो डाउट क्यों काफ़ी मेहनत कर रही हैं, काफ़ी अच्छे उनके सुझाव या उनके जो इमेज एक छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि काफ़ी एक मेहनत वाली पोजीशन पे उन्होंने छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को लाके तो खड़ा कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो वो आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं कि इस तरीके का चेहरा होगा कि नहीं होगा, या 50 के नीचे वालों का क्या होगा, उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया है, तो ये एक इंटरनल मामला अपना अपना होता है। सबके नियम कायदे कानून बनते हैं, तो ये अभी कह पाना मुश्किल होगा कि ये उनका इशारा क्या है। लेकिन आप पहले भी देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में, 2008 में, 2013 में सभी तरीके में जो उन्होंने चेहरा, रमन सिंह का चेहरा आगे किया, 18 में चेहरा आगे किया, अभी खुद वो कह रही हैं कि हम बिना किसी चेहरे के आगे जाएंगे। तो क्या ये हम मान लें कि पिछले 3-4 चुनाव में जो चेहरे सामने थे उसको अब क्या साइडलाइन कर दिए गए हैं?
क्या वो चेहरे अब कामयाब चेहरे नहीं हो सकते या कामयाबी दिलाने वाले चेहरे नहीं हो सकते? तो ऐसी कई बातें हैं कि इनके इंटरनल हर पार्टी में होती है। कांग्रेस में क्या है कि खुला खेल फर्रुखाबादी है। भारतीय जनता पार्टी में जो है वो हर चीज में पर्देदारी जरूर रहती है। अगर इनके यहाँ 2.5 साल वाले फार्मूले लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का नेता कौन होगा उसकी भी लड़ाई है। जो 14-15 लोग की जो टीम थी, कि जो 14-15 लोगों ने जिसको चुना था और जो वास्तव में जो नेता प्रतिपक्ष बना वो कोई अलग शख्स थे। तो ऐसी कई अपनी अपनी इंटरनल चालू रहती है। कांग्रेस का दिख जाता है और भाजपा का कुछ दिखता नहीं है, पर्दादारी उस पर रहती है। तो ये बातें दोनों की राजनीति में अपना अपना फर्क है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। मैं अमित श्रीवास्तव साहब आप इसे जानना चाहता हूं कि क्या अब बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं बचा, या आपसे लड़ने के लिए आपको लगता है कि बीजेपी के पास ग्राउंड पर कुछ नहीं है? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी योजनाएं और आपके कामकाज इतने हैं, किसान खुश है आपसे, बेरोज़गार खुश है आपसे, लगातार व्यापारी वर्ग खुश है आपसे, तो क्या इस मूड में है बीजेपी की अब आपके खिलाफ किस तरह से हल्ला बोला जाए, तो कम से कम यही बात छेड़ दी जाए? विजय जी, देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा की प्रभारी आती हैं और कई बार वो प्रयास करती हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी वो डरते हैं। जिस प्रकार से बस्तर में उन्होंने चिंतन शिविर किया, बाद में वो चिंता शिविर के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, तो अब वो भी घबराते हैं। अब दो बातें हैं। देखिए, उन्होंने पिछले बार कहा था कि हमारे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो मोदी जी, उस पर हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इट मीन्स कि छत्तीसगढ़ में क्या उन्हें भाजपा में कोई चेहरा दिखता नहीं है? या जैसा उचित भाई ने अभी कहा कि लगातार जो 15 साल वाले चेहरे थे, अब वो क्या उनके नज़र में नकारे हो गए हैं? और जिस प्रकार से हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम उस पर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए जिस प्रकार से हमारी पूरी सरकार, हमारे एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, यहाँ पर जिस प्रकार का एक माहौल है, वातावरण है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास, विजय जी, अब कुछ यहाँ पर मुद्दा बचा नहीं है। और बीजेपी के नेता जब भी आती हैं प्रभारी, अटकी लटकी और भटकी टाइप की बात करके चले जाती हैं। लेकिन आज आप देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं। मैं 4 नेता के बयान आपको बताता हूं। आदरणीय रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हम भी एक चेहरे हैं। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा मैं भी एक चेहरा हूं। नहीं, उस तो ये प्रकार बात विष्णुदेव साय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा क्या कि जो हाईकमान और विधायक दल तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मैं आपको रोक रहा हूं सर। तो क्या ये बात डी पुरेंदेश्वरी जी ने इसलिए कह दी क्योंकि आपकी उदयपुर की चिंतन शिविर में इसे लागू किया गया, ये फॉर्मूला 50-50 का, तो उन्हें लगा कि ये सही वक्त है बात करने का? क्योंकि जिस डी पुरेंदेश्वरी, आपने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन डी पुरेंदेश्वरी के बयान पर जो मंत्री बयान दे रहे हैं वो भी 50 क्रॉस है सर। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही युवा तरनाइयों को बढ़ाने का काम किया है और आप जिस प्रकार से देखिए, दोनों 50 से जो अंडर 50 हैं और अबव 50 हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो चिंतन शिविर में जो नौ संकल्प शिविर ऐसा अबव 50 कहीं नहीं लिखा सर इसमें। कहा कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम आने वाले समय में जाएंगे, चाहे नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन 50%, 50 से नीचे वाले और उसके बाद जो है वो, तो ये कॉम्बिनेशन सहूलियत के हिसाब से होगा क्या? भी काउंट होता है, ऐसा नहीं है विजय जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, युवा तरनाई जरूरी है, बिल्कुल, बहुत भाई सही बात कही आपने श्रीवास्तव साहब। भी जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि इस कॉम्बिनेशन को सहूलियत के हिसाब से देख लें आपकी पार्टी में, कि भाई जो नेता कद्दावर है, जिसकी योजनाएं ठीक चल रही हैं या जिसको लोग मानते हैं, जिसका जनाधार है, उसको उसमें ले लेते हैं। देखिए, पार्टी का जनाधार कार्यकर्ता बनाता है और निश्चित तौर पे नेता के मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। और जिस प्रकार से आज पुरेंदेश्वरी जी ने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक यहां पर काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय रविंद्र चौबे जी भी ने कहा कि हम आने वाले चुनाव में उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, मुझे लगता है शायद मैं गलत समझ गया हूं सर, क्योंकि अमित श्रीवास्तव साहब 50+ का अगर फॉर्मूला अगर कांग्रेस ने उदयपुर में तय किया है, तो फिर 2 ही मंत्री बचते हैं आपके यहाँ जो 50 से थोड़ा नीचे हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझते हैं उनको। ज़रा अमित जी के पास चलता हूँ, चिमनानी साहब के पास। चिमनानी साहब, ये जो आज बयान दिया गया, ये बयान डी पुरेंदेश्वरी ने बहुत सोच समझकर, एक चतुर राजनीतिक हैं वो, और छत्तीसगढ़ आने के बाद कम से कम वो ये तो समझ गई हैं कि कांग्रेस के साथ किस बयान के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि बिलाल सारे मुद्दे अभी थोड़े ठंडे हैं, 2-3 मुद्दे लाइट में हैं, तो कम से कम उन्हीं पर सीधा प्रहार किया जाए।
देखिए विजय पंड्या जी, मुद्दे तो इतने हैं कि इन लोगों को धरना प्रदर्शन पर रोक लगानी पड़ी। 3:30 बजे सुबह ये लोगों को टेंट उखाड़ देते हैं और विद्युत सुविधा कर्मचारियों को तो मारपीट करके भगाया गया है। तो मुद्दे इतने हैं कि एक हफ्ते में 2 जगह पर बलवा हुआ है। एक जगह व्यापारियों को पीटा गया है, एक जगह ढाबे पे जाके 200 लोगों ने उस ढाबे को तहस नहस कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है। 50 लाख की व्यापारियों से लूट हो रही है। मुद्दे बहुत हैं, ढेरों हैं, बीजेपी ने उठाए हैं, लेकिन बार बार जब भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल होता है कि आपका चेहरा कौन है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब 50 बार दे दिया होगा, लेकिन कांग्रेस से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसीलिए एक प्रश्न के तौर पर, राजनीतिक प्रश्न के तौर पर, चूंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही हैं, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे माननीय रविंद्र चौबे जी भी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने कह दिया कि हाँ, भूपेश बघेल हमारा चेहरा होंगे, लेकिन उन्हीं के कद के ही एक और मंत्री हैं, टीएस सिंहदेव जी, जो मुख्यमंत्री के दावेदार आज भी हैं। अगर उनका हम बयान माने तो वो तो कहते हैं कि आज भी नेतृत्व जो है वो परिवर्तन कर सकता है। मुझे अभी भी अभिलाषा भी है, उम्मीद भी है, और अब फैसला हो जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं विजय जी, ये मुख्यमंत्री के एक दावेदार और जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया। चलिए वहां ये बात तो हो रही सर, वहां तो 3 चेहरे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के 3 चेहरे तो पुरेंदेश्वरी जी ने गिना दिए, पर बीजेपी के अंदर ऐसे 3 चेहरे हैं क्या? कम से कम मैं समझता हूं। अमित श्रीवास्तव साहब, आप गिना दीजिए अगर आपको याद हो तो। बीजेपी के अंदर उससे श्रीवास्तव जी, बीजेपी के 3 चेहरे, मुझसे सवाल है विजय जी। अमित श्रीवास्तव जी से मैं कह रहा हूं, देखिए लगातार मैंने आपको बताया ना, 4 लोगों के मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। सवाल सुना नहीं सर आपने। जो 3 चेहरे आपके यहाँ गिनाए हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि कम से कम वो 3 चेहरे भी आप बता दीजिए। कम से कम बीजेपी में वो थोड़े बहुत चेहरे तो सामने आए जो इस पद के हकदार हों, या वो इस पद के लायक हों, या पार्टी उन्हें लायक समझती हो। देखिए, जनता बनाती है साहब, जनता नेता बनाती है, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, और अपने अपने स्तर पे बीजेपी के नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विजय जी पीछे नहीं रह रहे हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री को अगर आके ये बताना पड़े कि मैं भी एक दावेदार हूं, उससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये समझ में तो आता है कि पार्टी में उनकी ऐसी दावेदारी तो सर आपकी पार्टी में भी होती है ना सर। दूसरा, जिस प्रकार से चरणदास महंत जी कहते हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, एक अंतिम राजनीतिक इच्छा है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा मत कीजिए विजय जी। आप सवाल रिपीट कर दीजिए, वॉइस कट कट के आ रही है आपकी। मैं कोशिश करूंगा आवाज आप तक साफ आए। अगर जो दावेदारी की बात आप बीजेपी के अंदर कर रहे हैं, वही दावेदारी तो आपकी पार्टी में भी लोग करते हैं ना सर। चरणदास महंत जी वो कह चुके हैं कि कम से कम राज्यसभा इच्छा रखता हूं एक बार जाने की मैं। देखिए, हर नेता, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और प्रमोशन किसे नहीं चाहिए विजय जी? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सब आदमी को अपने काम के आधार पर प्रमोशन चाहिए रहता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता हूं यहाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। योग्यता को प्रमोशन, जो व्यक्ति योग्य है उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि 50-50 का जो फॉर्मूला है, 50+ भी आप लेके चल रहे हैं? कम से कम अमित श्रीवास्तव जी को मैं कोई पद पर, किसी पद पर देखूंगा क्या? वो आप जैसे प्रखर प्रवक्ता, मुखर वक्ता, देखिए ऐसे लोगों को कोई मंच मिलना चाहिए साहब। देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान और हमारे नेता डिसाइड करेंगे। मैं बहुत छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, इनके यहां एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है उपासने जी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे यहां परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, और 2 दिन बाद उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और अगर आप कांग्रेस में देखेंगे, हमारी संचार टीम में ही देखेंगे, प्रवक्ताओं की टीम में, तो सारे लोग 50 से नीचे हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं को मौका देने का काम किया है। आपके पास भी बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, आप भी 50 से नीचे हैं, अमित चिमनानी जी 50 से नीचे पहले से। और मैं कम से कम फिलहाल तो उचित शर्मा साहब को भी 50 से नीचे ही मान के चलूंगा। 50 होने में अभी बहुत साल है विजय जी। चलिए एक रिएक्शन उचित शर्मा साहब से ले लेता हूं। जी बिल्कुल, कहें सर जी। उचित शर्मा साहब। उचित जी, आपसे सवाल है मेरा। जी विजय जी बोलिए। जी, मैं यही कह रहा हूं कि या तो फिर योग्यता देख ली जाए या उम्र देख ली जाए, क्या फॉर्मूला तय हो दोनों के लिए?
देखिए, दोनों अपनी अपनी अलग रीति और नीतियों पर चल रहे हैं। कांग्रेस में जो है वो युवाओं को तो बहुत मानते हैं, लेकिन युवाओं की एक भी नहीं मानते। ये तकलीफ है कांग्रेस के साथ। चाहे वो हार्दिक पटेल ले लो, चाहे सिंधिया जी ले लो, चाहे वो सचिन पायलट ले लो, वो ठीक है। अब वो 50-50 सर, मुझे लगता है पिछले दो लोगों की बात करें, मैं कराड़ा साहब की, सिब्बल साहब की बात करूं तो वो भी युवा नहीं थे, कम से कम उनकी तो सुनते। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे युवाओं को तो बहुत मानते हैं, लेकिन युवाओं की एक भी नहीं मानते। युवा मैसेज क्या देना चाह रहा है, युवा करना क्या चाह रहा है, युवाओं की पार्टी को आप कुछ अलग नीति बना रहे हैं, रीति अलग बना रहे हो, युवा ही आपकी पार्टी को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस जो भी अपनी ट्रीटमेंट करती है, थोड़ा सा लंबा होम्योपैथी ट्रीटमेंट उनका होता है, जो लंबे समय तक चलते रहता है। इलाज भी उसका आखिरी में आएगा, समझ भी वो आखिरी में आएगा, और मरीज कितना ठीक हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, तब तक समस्या ही भूल जाएंगे कि एक्चुअल में समस्या क्या थी। कांग्रेस का इलाज करने का तरीका अपना कुछ अलग है। लेकिन फिलहाल जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रहा है, दोनों ही दल जो नीति को छोड़ बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे जो चर्चाएं चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो गलत है। वो जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, वो अब इशू ही नहीं रह गए। पुंडेश्वरी जी कटाक्ष करती है भारतीय कांग्रेस पे, कांग्रेस कटाक्ष करती है पुंडेश्वरी जी पे। तो जो एक्चुअल जो समस्या आनी चाहिए, जो बुनियादी सवाल होना चाहिए, जो आवाम से जुड़ी बातचीत होनी चाहिए थी, वो अभी आई नहीं रही है पटल पे। उस पर संवाद हो ही इनके बयान ही तो सर हमें फील्ड में ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ा यही बयान फील्ड में ले जाते हैं, फिर हमें दोनों अमित जी जैसे प्रखर वक्ता को बुलाना पड़ता है, फिर उस पर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सवाल यही तो है। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया, लेकिन अमित श्रीवास्तव साहब एक बात कही यहाँ उची जी ने कि युवाओं को मानते, युवाओं की नहीं मानते। एक बात तो बीजेपी में अमित चिमनानी साहब आपसे भी सवाल करूंगा, इस पर आऊंगा। एक बात तो आपकी पार्टी को माननी पड़ेगी कि आपकी पार्टी के अंदर फिलहाल कोई एक नेता जो दमदारी से उभर कर आया है, जिसने अपने काम का, अपनी योजनाओं का लोहा मनवाया है, और जिसने जनता के बीच जगह बनाई है, और जिसने कका नाम पाया है, कम से कम उस नेता के आगे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी को कोई चेहरा नजर आ रहा होगा। जी, निश्चित तौर पे जिस सवाल है जी, ये श्रीवास्तव जी से। जी देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मैंने कहा कि 3.5 साल पहले जब हाईकमान ने हमारे आदरणीय भूपेश भैया को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का दायित्व बनाया, मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद जो नीतियां कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लागू की, निश्चित तौर पे 2 करोड़ 80 लाख जनता का भला करने के लिए और उनके लिए जो योजनाएं हमने लाई, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये बताती है कि वो योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद भी आई और उससे उनका भला हो रहा है। और एक ही ध्येय है विजय जी कि सरकार का एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और जिस प्रकार से मैं आदरणीय सीएम जी साहब के साथ जिस प्रकार मुंगेली, बिलासपुर हम लोग जब जाते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार से एक सैलाब आता है युवाओं का उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, जिस प्रकार से लोग उनको पुकारते हैं कका कका करके, जिस प्रकार से उनका एक जनाधार जो है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो एक जन नायक की तरह उभरे हैं और निश्चित तौर पे वो अब किसी भी समझौते पे अगर आप देखेंगे मुद्दों को लेकर समझौता नहीं करते। और जिस प्रकार मैं इसी पर आता हूं, अमित चिमनानी साहब उस चेहरे के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे और उस चेहरे के पास ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल आप लोगों की एक मौखिक बयानबाजी चल रही है, हालांकि आपकी पार्टी बैठकें भी कर रही है, बूथ स्तर तक आप काम करते हैं। आप हमेशा आपके संगठन से पूछो, आपके पार्टी से पूछो तो वो कहते हैं 24/7 हम चुनाव में लगे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप लगे रहिए। आपके यहाँ 2 चीज़ें, संगठन चुनाव लड़ता है और एक चेहरा उस चुनाव को आगे बढ़ाता है। फिर वही सवाल, वो चेहरा कौन, क्यों भाग रहे हैं उस चेहरे से? क्या ऐसा चेहरा फिलहाल नहीं है, या अभी भूपेश बघेल के कद के मुकाबले चेहरा नहीं है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ना निजी चीज़ों पर बात करने से थोड़ा सा विचारधारा पे बात करना ज़्यादा पसंद करती है। बट एक चेहरे की बात हुई है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल, कि जैसे महिमा मंडन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे का, तो एक बड़ी आबादी है जो उनकी नीतियों से खुश नहीं है। आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके नाम से हो रहे हैं। आप जो कका नाम दे रहे हैं उसके आगे तो भी ये बातें लेकर कौन सा चेहरा जाएगा? अमित चिमनानी साहब, क्या वो चेहरा अमित चिमनानी हो सकते हैं? जी, आ रहा हूं।
देखिए, विकास एक बड़ा मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, और ये सवाल का जवाब हमारे जो सर प्रदेश केंद्र के की किन प्रभारी किन हैं, योजनाओं को हमारे लेकर DK चुनाव लड़ेंगे? जोगेश्वरी जी, उन्होंने अमित जी कई आप भी बार जानते बड़ी हैं, स्पष्टता अमित के जी साथ आप भी दिया है, जानते आज हैं भी कि दिया है, संगठन में आज भी दिया है, अलग अलग आज गुट भी बटे इसका हुए, उसके जवाब कारण परेशानियां आ रही हैं। नहीं, गुट गुट क्या होता है? एक पार्टी होती है, उसमें लोकतंत्र होता है, उस हिसाब से सब लोग लोकतंत्र के हिसाब से पार्टी में अपनी बातें रखते हैं। कोई ये कह दे कि मैं इच्छा रखता हूं प्रदेश अध्यक्ष बनने की, तो गुटबाजी होती है क्या? वो क्या कोई व्यक्ति को कहने की मनाही है? अरे ये कांग्रेस नहीं, ये नहीं है, बीजेपी जहां में नहीं केवल है ना एक सर। गांधी परिवार की चरण वंदना बीजेपी में होती है। संगठन तय करता है। यहाँ पर पार्टी में बात रखने की तो इजाजत है ना। हाँ, तो लेकिन एक लोकतंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, जो किसी व्यक्ति को बात करने की तो आजादी देता है एक सही तरीके से, तो उसमें कहां पर आपत्ति है। लेकिन हमारे यहां तो कोई ये नहीं कहेगा कि 2.5 साल का अमित मुद्दा श्रीवास्तव जी था, आपके बयान 3.5 पर साल कुछ हो कह रहे गया, हैं, जरा आज तक अमित फैसला चिमना नहीं जी हुआ। आप फिनिश कर लें या तो हमारी श्रीवास्तव पार्टी, साहब आप एक बयान 10 दे सेकंड, दीजिएगा। हाँ एक बिल्कुल मिनट आराम से विजय सर, जी, आप भी बस बताइए 10 दे रहा हूं। सेकंड, बस 10 सेकंड, बस। हाँ, हमारी पार्टी में कोई नेता अपने ही पार्टी के सीनियर नेता पर हत्या का आरोप नहीं लगाता। यहां पर क्या हुआ है? कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस के मंत्री पर हत्या का आरोप लगाया है। सर वो अलग गुटबाजी चीज है इतनी सर, कि दिल्ली मैं 50 उस पे लोग डिबेट चले नहीं जाते कर हैं, रहा वहां ना बैठ चिमनानी जाते हैं, धरना साहब, देते ये हैं। डिबेट उस पर नहीं है। छत्तीसगढ़ का काम छोड़ अरे करके। साहब इतनी आपके बड़ी जैसा गुटबाजी है। एक बिल्कुल नहीं, प्रतिष्ठित गुटबाजी की सीए, बात है सर। आपके जैसा प्रतिष्ठित सीए, और आप अपने समाज में और प्रदेश में एक बतौर प्रखर वक्ता की आप भूमिका रखते हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्ति सर कम से कम पर्सनल अटैक ना करें। श्रीवास्तव जी, अरे सर, गुटबाजी की बात आप पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं? ये तो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है माननीय विजय जी। नहीं तो इसमें राजनीतिक गुटबाजी नहीं है ना सर, वो उनका अपना मसला है। ये राजनीतिक गुटबाजी नहीं है। राजनीतिक गुटबाजी वो है कि जहां 4 नेता 4 दिशाओं में चलें, प्रदेश प्रभारी को छोड़ने कोई ना जाए। देखिए, अगर एक विधायक अपने मंत्री पर हत्या का आरोप लगाए तो ये संगीन विषय है। किसी राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये बातें उठाने वाला चेहरा कौन है। चलिए अब मैं श्रीवास्तव जी से पूछता हूं। श्रीवास्तव जी, आपने उंगली खड़ी की थी, कुछ आप बात करना चाह रहे थे उस विषय सभी पर। लोग उठा रहे हैं विजय जी, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं इनको। आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल हो गए और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो पहले विश्व के प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से भाजपा पे विकास की बात कर रहे थे विजय जी, तो आपको मैं बता दूं, अब तो जनता कह रही है विकास से नहीं है इनका कोई नाता, इनको सिर्फ नफरत फैलाना आता। और जो महंगाई, अब तो लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना, भाजपा है तो महंगाई है, और भाजपा लूट रही है और लोगों की नहीं आय सर, घट अगर रही हम है। पिछला लगातार चुनाव आप देखें सर, देखेंगे, नहीं, आमदनी आपके घट इस रही है, आमदनी बयान दुगने होने से की मैं इन्होंने थोड़ा सा बात की इत्तेफाक थी। नहीं रखता, क्योंकि प्रदेश में जनता ने आपको नेतृत्व दिया और यहां से केंद्र से बीजेपी को नेतृत्व दिया। तो ये बात कह देना कि नहीं केंद्र की योजनाएं बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये कमेंट आप जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो चुनावी इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अमित जी, विजय जी रिपीट करिए, आपने क्या बोला? आपकी आवाज सर कट मुझे कट लगता के है आ अब रही तक सवाल पहुंच ही नहीं पा रहा, थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। मैं एक लास्ट रिएक्शन चलिए मैं उचित शर्मा साहब से ले लेता हूं। उचित शर्मा साहब, क्या ये पॉसिबल है कि केंद्र की योजनाओं को लेकर ये चुनाव जीता जा सकता है बीजेपी के लिए, या फिर मेहनत बहुत करनी होगी? ये जितना कदम चलते हैं मंजिल उतनी दूर खिसक जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मोदी के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो भूपेश बघेल के कद का या उसके कल्ट का आदमी खड़ा हो सके। भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास ऐसा कोई चेहरा बचा नहीं है। केंद्र के मुद्दों को लेकर केवल वो राजनीति कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उतना ही, उनके पास 5 साल ये दिए हुए हैं। भूपेश की जो 5 साल है उसके तमाम तरीके के जो विकास है वो उनके पास हथियार रहेगा। भूपेश की छवि हथियार रहेगी। 5 साल का शासन कुशासन जो भी रहा हो वो एक हथियार रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल इस 2023 के चुनाव में बैकफुट पे अभी फिलहाल नजर आ रही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए मैं जो गाना गा दूंगा वो ठीक रहेगा, और बीजेपी भी समझ जाएगी। कम से कम एक गाने के साथ 2 लाइन के साथ जरा इस डिबेट खत्म की जाए कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो कम से कम अब जनता के दिल में घर करना है। और मुझे लगता है अमित चिमनानी जी 10 सेकंड देता हूं मैं, आप थोड़ा सा सांस भर के रुक गए, कुछ कहना चाहते हैं, ज़रा सुन लेता हूं आपको। विजय
कि कांग्रेस में जो गुटबाजी का स्तर देखा जी। जा रहा है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, संगठन मजबूती से काम कर रहा है, विपक्ष के मुद्दे उठा रहे हैं, हम प्रयासरत हैं और जनता का बहुत विश्वास भी प्राप्त कर रहे हैं और जनता में एंटी इनकम्बेंसी 3.5 सालों में ही शुरू हो गई है कांग्रेस के प्रति। लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, चलिए। यहाँ पर बिल्कुल भी सर, नहीं है और सर भी सर कई सर मुद्दे सर हैं, समय अभी खत्म हो मिलेगा गया, तो और बात लेकिन फिर भी करेंगे। मेरा ये गाना और याद यदि उस रखिएगा सर, राजनीति में ये गाना भी जरूर support याद नहीं रखिएगा। है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विजय जी तीनों का उस हमारे गाना- साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आज का मुद्दा में छत्तीसगढ़ की डिबेट में फिलहाल इतना ही। आगे खबरें अभी और भी हैं। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।